नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, इस देश में राष्ट्रीय उत्सव चल रहा है और राष्ट्रीय उत्सव में आप पता नहीं भागीदारी निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। देश के तमाम सेलिब्रिटीज़ ने एक वीडियो जारी किया है और सब ने अपने अपने अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पंडित नेहरू से भी ज़्यादा दिन प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का बधाइयाँ दी हैं और इसे देश का एक गौरवशाली क्षण बताया है। निश्चित तौर पे ये एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जब हम किसी उपलब्धि की बात करते हैं और ख़ासकर जो बहुत बड़े लोग जिनको माना जाता है, इतिहास उनका क्रूरता के साथ मूल्यांकन करता है। चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन अभी वो रिकॉर्ड और भी बनाएंगे। अभी वो अपने पद पर हैं और ये रिकॉर्ड तोड़ प्रधानमंत्री के रूप में उनको ज़माना याद रखेगा या कुर्सी तोड़ प्रधानमंत्री के रूप में उनको ज़माना याद रखेगा, इसकी कुछ कसौटियां हैं। उन कसौटियों पे प्रधानमंत्री मोदी जी को कसा जाएगा। क्या उनके इस लंबे दौर के रिकॉर्ड तोड़ कार्यकाल में भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में कोई तरक्की की है? क्या अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है? क्या देश ने विभिन्न पैरामीटर गरीबी को दूर किया है? क्या देश ने ऐसा बदलाव कर दिया इन 12 सालों में, इनके दिनों में, जिससे उनको याद रखा जाएगा? इन कसौटियों पे उनको परखा जाएगा और तब वो रिकॉर्ड उनके जो कार्यकाल के बने हैं, उन रिकॉर्ड पे जब बात होगी तो मुझे लगता है कि वो एक अंधकार का काल साबित होगा इस भारत के लिए। लेकिन अभी वो पद पे हैं, तो जब तक पद पे हैं इस बारे में बातें होती रहेंगी। जब वो रिकॉर्ड बना रहे हैं उस दौर में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस टूट रही है और मैं तो हैरान हो गया कि जो श्याली घोष चुनाव में इतनी चर्चा में रहती थी और जिन्हें कहा कि मैं चड्डा नहीं हूँ, जो चड्डी बन जाऊंगी, वो भी बीजेपी को समर्थन देंगी, एनडीए को समर्थन देने के उन्होंने साइन कर दिए हैं। ऐसी चर्चाएं हैं कि तृणमूल कांग्रेस में मर्ज हो सकता है, जो बची हुई कांग्रेस है उसमें तृणमूल का, और ममता बनर्जी और सोनिया गांधी में कुछ इस तरह की चर्चाएं हुई हैं। बाकी अधिकांश पार्टी को वो तोड़ चुके हैं। और इसी बीच एक सुखद खबर ये आई है कि देश के कानून मंत्री और देश के न्यायविद लंदन में जाके बैडमिंटन खेल रहे हैं। मुझे लगता है भारत और दुनिया में जो तेल का संकट था वो दूर हो चुका है, तभी वो इतनी दूर बैडमिंटन खेलने गए हैं। और जब राजनीति, सत्ता में बैठे लोग और कानून में के रखवाले दोनों एक साथ मैच खेल रहे हों, तो ये जो मैच फिक्सिंग है इस पे लोग सवाल ज़रूर उठाते हैं। बाकी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है सबसे ज़्यादा कार्यकाल का, इसके लिए उन सबको बधाई हो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में स्वर्णिम काल इसको मानते हैं। आप क्या मानते हो? आप कमेंट करके बता सकते हो। त्यागी जी क्या कहेंगे आप इस नायाब उपलब्धि पे? देखिए, विधिवत चुनाव के द्वारा 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। उस दिन को काउंट कर रहे हैं, ये पहला दिन। और उस हिसाब से 12 साल का जो इनका पीरियड है वो 1-2 दिन ऊपर नेहरू जी से आज या कल आज हो गया। एक दिन ऊपर हो गया, आज 1 मिलीमीटर आगे बढ़ गए ये नेहरू जी से। तो मेरा कहने का आशय है कि 47 से लेके 52 तक का जो सबसे क्रूशियल निर्णायक पीरियड था, उसमें क्या नेहरू प्रधानमंत्री नहीं थे? नहीं, वो चुने हुए नहीं थे ना। क्या कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे? कार्यवाहक तो नहीं थे। देख, वो भी एक व्यवस्था थी कि 46 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चुनाव हुए थे, सेंट्रल असेंबली के चुनाव हुए थे, और फिर एक अंतरिम पार्लियामेंट बनी, ठीक है, और उसके बाद में नेहरू जी का ये पीरियड शुरू होता है। और वही 5 साल शुरू के ऐसे थे जो भारत के लिए महत्वपूर्ण थे। 52 के बाद से तो चुनौतियाँ बहुत कम हो गई थी। वही तो 5 साल थे जिसमें किसी ने ये दिखाना था कि वो कितना काबिल है और कितना पुरुषार्थी है और उसकी क्या उपलब्धियाँ रही उसे। ऐसा तो है नहीं उन 5 वर्षों में नेहरू खाली बैठे रहे हों। दूसरे, ये जो तुलना हो रही है दोनों में, ये बहुत बेमानी है। ये ठीक वैसी है कि
कहाँ गंगू राजा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अब इसको कहावत को मैं ठीक कर देता हूँ। क्या है कि नेहरू एक सामान्य आदमी थे। उनकी माँ स्वरूप रानी थी, उनके पिता मोतीलाल नेहरू थे। उन दोनों का विवाह हुआ था और वो जैविक रूप से पैदा हुए थे। आगे उनकी शादी हुई, उससे जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए। तो वो एक बायोलॉजिकल फैमिली है। दूसरी तरफ एक नॉन बायोलॉजिकल डिवाइन आदमी है जो ईश्वर है। तो एक प्राणी में और ईश्वर में क्या तुलना हो सकती है? और क्यों कर रहे हैं? हाँ, और अभी कोई आज क्या हो, अभी तो जो उनका 16 साल 284 या 85 दिन का रिकॉर्ड है नेहरू का, वो भी तो तोड़ना है। वो वाला भी टूटेगा। या तो ये कहें कि बस आपने तोड़ दिया और अब हम दोबारा नहीं तोड़ेंगे। अगर ये उस समय तक रहे प्रधानमंत्री तो ये उस रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे। चूंकि रिकॉर्ड तोड़ने का तो इनका तो तोड़क है, इनका तो नाम ही मैंने तो तोड़क दिया। तोड़क का मतलब है विध्वंस करने वाला, नष्ट करने वाला, देश को तोड़ देते हैं। सारी मान्यताएं भारत की जितनी भी जो भी पूरी धरोहर थी, जो सभ्यता के हमारे मापदंड थे और जो हमारा एक विश्व गुरु का एक दर्जा जिन वजहों से था, उन सबको ध्वस्त कर दिया, विध्वंसक। और इस चीज़ को पूरी दुनिया के टाइम मैगजीन ने माना। इंडिया टुडे जैसी जब यहाँ थोड़ी बहुत स्वतंत्र थी, उन्होंने भी बहुत लिखा था। डिवाइडर किंग और पता नहीं क्या क्या वो होते थे। मतलब जितना इनको कोसा गया राष्ट्रीय स्तर पे और जो इनका अतीत रहा है बतौर मुख्यमंत्री, वो सब लोगों के सामने सब जानते हैं। तो एक तुलना जो है दो गलत तरीके से है। रही बात उत्सव धर्मिता की, तो ये भारतीय जनता पार्टी का शैली है। वो हर चीज़ में उत्सव मनाते ही हैं। तो अब ये तो बहुत ही बड़ा अवसर है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि संख्या यानी क्वांटिटी और क्वालिटी का फ़र्क। नेहरू ने जिस समय भारत का नेतृत्व लिया था, उस समय क्या था? 50 करोड़ का तो बहुत मुश्किल हमारा बजट था। और नेहरू को विरासत में बुलेट ट्रेन नहीं मिली थी चलती हुई। बुलेट तो खैर इनको भी नहीं मिली, है ना। नहीं, इन्होंने तो अब बनाई है ना, उसके बाद में तो गाली देते हैं कि क्यों नहीं चली थी। और ना ही 100 स्मार्ट सिटीज़ वालों को भारत था। मतलब भारत एक लुटा पिटा देश था जिसका 200 साल तक अंग्रेजों ने उससे पहले लगातार दोहन किया, शोषण किया। लेकिन नेहरू ने कभी शिकायत नहीं की। नेहरू ने कभी ये बहाना नहीं बनाया कि मैं बहुत कुछ कर सकता था लेकिन मुझे तो देश मिला ही ऐसा था, टूटा फूटा देश। नेहरू तो, और वो भी 18-17 घंटे काम, विकल्प भी नहीं था जी उनके पास, ठीक है ना। तो उस समय कुछ नेहरू का विकल्प नहीं था। और नेहरू के विषय में अटल बिहारी वाजपेयी क्या सोचते हैं, वो लोग श्रद्धांजलि पढ़ लें जो सदन में उन्होंने दी थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने, इन्हीं के पार्टी के नेता ने, इन्होंने कभी कहा कि अटल जी आप गलत कह रहे हो नेहरू के विषय में? कोई कुछ नहीं बोला। तो नेहरू की तुलना, बेशक वो एक सामान्य आदमी थे, अगर मैं पूरी ईमानदारी से तुलना करूं और वैश्विक स्तर पे तुलना हो तो वो इस भगवान से बहुत बड़े थे। तो एक इंसान तथाकथित भगवान से, स्वघोषित भगवान से बहुत बड़ा था हर अर्थ में, क्योंकि उसने भारत को एक दिशा दी। दिशा देना ही सबसे महत्वपूर्ण काम है। और वो दिशा ये थी कि उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की जिसमें लोकतंत्र होगा, जिसमें बराबरी होगी, समानता होगी, जिसके अंदर संसाधनों पे कमज़ोर लोगों का कब्जा होगा, वो उस पर काम करेंगे। जो एक वैज्ञानिक दृष्टि से जो भारत आगे चलेगा, और एक ऐसा भारत जो उस समय की जो पश्चिमी दुनिया थी जी, उसके समानांतर भी चलेगा और उससे आगे भी निकलेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, दुनिया भर के इंस्टीट्यूट्स बना कर रखे। और इंस्टीट्यूट केवल ये भौगोलिक नहीं कि कहीं एम्स खड़ा कर दिया, कहीं IITs बना दी, कहीं बेंगलोर का साइंस सेंटर बना दिया। वो उन चीज़ों की नींव रखी, उन इंस्टीट्यूशन की जिनके द्वारा लोकतंत्र मजबूत रहेगा। प्लानिंग कमीशन बनाया, इस तरह के चुनाव आयोग बना, वो सारा कुछ तो बना उस समय में है। तो नेहरू से नरेंद्र मोदी की तुलना उनके मैं तो कहता हूँ उनके जो समर्थक हैं उनको ये करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे उनकी दृष्टि में नेहरू जी से जब हम तुलना करेंगे वो मोदी की, तो मोदी बहुत छोटे हो जाएंगे। मोदी जी की तुलना तो ब्रह्मा विष्णु महेश से तो हो सकती है ना। एक साधारण आदमी से करके ये मोदी जी का अपमान कर रहे हैं। इनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए, इनको समझना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा। दूसरे, नेहरू
अपने साथियों से, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से कैसा व्यवहार करते थे, अपने मुख्यमंत्रियों से कैसा व्यवहार करते थे, उसमें तो नरेंद्र मोदी कहीं टिकते नहीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि पुरुषोत्तम दास टंडन बिल्कुल इसी धारा के आदमी थे जो नरेंद्र मोदी की धारा है, हिंदुत्ववादी थे। और वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे और कुछ ही दिनों में उन्हें वो पद छोड़ना पड़ा नेहरू से मतभेद के चलते। और नेहरू ने उनको भारत रत्न दिलवाया उनके जीते जी। इतना बड़ापन दिखाते ना नरेंद्र मोदी, ये तो इससे भी ज़्यादा दिखा सकते हैं, है ना। और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हैं और उनके दामाद फिरोज गांधी एक सांसद है उन्हीं की पार्टी के, और सदन में खड़े होकर नेहरू जी की आलोचना कर रहे हैं कि नेहरू जी आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हो। बीके मेनन का इस्तीफा करवाया उन्होंने उस समय के पेट्रोलियम मंत्री का इस्तीफा कराया। और नेहरू ने कभी ईडी की रेड नहीं करवाई किसी पे भी, है। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का पूरा मतलब सहमति से ही वो निर्णय लेते थे जो भारत की नीति बनी थी। और मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत कट्टर आरएसएस के संघ की विचारधारा के व्यक्ति थे। और जब उन्होंने रामलला की मूर्ति वहाँ रखवाई तो उन्होंने पंडित जी से कहा कि आप गलत कर रहे हो और चीज़ों को इस दिशा में मत ले जाओ। ये तो पता नहीं क्या करते उसका मतलब ये कहने का आशय है कि ये व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी किसी से भी असहमति से क्रोधित हो जाते हैं, अगर कोई उसका पता नहीं क्या कर देंगे। भले इनके सामने आप डेमोक्रेटिकली जिंदा रह ही नहीं सकते किसी भी रूप में। जबकि नेहरू के साथ तो नेहरू जिन मान्यताओं के लिए जाने जाते थे वो मान्यताएं आज भी पूरे वैश्विक स्तर पे स्वीकार की जाती हैं। अब जब हमारे आज के प्रधानमंत्री से जापान का कोई ऑथर मिलता है और वो बताता है कि मैं आपसे इसलिए मिल रहा हूँ कि आप नेहरू के देश से आए हैं, और विदेशों में जब जाते हैं तो वहाँ नेहरू का जिक्र होता है, तो इनको खुद पता चल जाएगा कि अंदर से कि नेहरू क्या थे और मैं क्या हूँ। हाँ, ये नेहरू से बहुत आगे निकल सकते थे, संभावना थी। नेहरू तो चले गए ना 64 में, तो वो अच्छे दिन का ही था। आप एक बड़ी लाइन खींच के नेहरू को बहुत पीछे कर सकते थे, लेकिन आप नहीं कर पाए। आपसे 100 गुना बेहतर तो हम आपकी तुलना अगर अटल जी से करें तो आप वहीं कहीं नहीं ठहरते। अटल जी कहते हैं कि जब मैं विदेश मंत्री बना और मैं उस गैलरी से जा रहा था तो पंडित नेहरू की उसमें तस्वीर नहीं थी, और उन्होंने तुरंत आदेश दिए कि पंडित जी की वो तस्वीर वहाँ लगाओ। अधिकारियों ने चमचागिरी के चक्कर में लगा दी होगी। तो आदमी बड़ा बनता है बड़प्पन से, बड़ी सोच से। जो दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति है कि हमारे आज के प्रधानमंत्री की नहीं है। और जितने और मुद्दे हैं, चाहे आर्थिक नीति के हैं या विदेश नीति के हैं, सब पे विफलता है। आप इनको कैसे याद करोगे इतने लंबे कार्यकाल में? अब तक मतलब मोदी जी को कैसे याद करोगे? बहुत ही निराशाजनक। और जो मनमोहन सिंह ने कहा था कि डिजास्टर होंगे, मुझे लगता है कि उस दिशा में ये चले गए हैं पूरी तरीके से। वो डिजास्टर तो हो रहा है, लेकिन ये मानेंगे नहीं, क्योंकि अभी भी गलत आंकड़ों से जो जीडीपी आती है 7.7% की, जो फैब्रिकेटेड आंकड़े हैं उसको लेके या उत्सव धर्मिता इनके अंदर आ जाती है। तो ये झूठ पे खड़ी हुई एक इमारत है जिसमें छल है, प्रपंच है और पता नहीं क्या क्या सारी नेगेटिव चीज़ें हैं। तो मेरी तो व्यक्तिगत राय बिल्कुल विपरीत है इसकी कि नरेंद्र मोदी ने देश को आगे बढ़ाया। इस समय राम मंदिर तो बनाया सर, राम मंदिर बनाया। नहीं, राम मंदिर इन्होंने क्या बनाया? राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, जैसे भी बना है। और राम मंदिर का जितना भी प्रोसेस था, अगर बनना था तो उसका श्रेय जब मूर्ति रखी गई थी तो उस समय 2 पंडित पंत को और कांग्रेस को, और जिस समय राजीव गांधी ने वो करवाया शिलान्यास उसका, तो उसके भी 2 ताले किसने खुलवाए? तो सारे कांग्रेस के टाइम में हो रही चीज़ें। नरसिम्हा राव के टाइम में बाबरी मस्जिद टूटी। तो अगर आप श्रेय देना चाह रहे थे तो कांग्रेस को श्रेय जाता सारा का सारा। और ये कह दें, अगर इनमें हिम्मत है तो ये सार्वजनिक रूप से ये कह दें कि मंदिर मैंने बनवाया, एक बार तो बोल के देखें। इसका मतलब कहीं पानी मर रहा है? तो मैं इनको, जैसे देवगौड़ा हुए, इंद्र कुमार गुजराल हुए, मैं तो उस कैटेगरी में भी नहीं रखता। करीब 6 प्रधानमंत्री तो ऐसे हुए हैं जिनका टेन्योर कुल मिला के 5 साल नहीं है भाई। वो टीवी देखते थे, अगले दिन दूसरा मिलता था। तो ये कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है। काश इनमें लाल बहादुर शास्त्री जैसी सादगी, सरलता होती, ईमानदारी होती है। भाई आप ये बताओ, नेहरू को आप भ्रष्ट कहते हो, शास्त्री जिन्होंने आजीवन नेहरू को अपना नेता माना और इतने भरोसेमंद थे कि जब वो बीमार पड़ गए
तो उन्होंने बिना विभाग का मंत्री बना के अपने साथ रखा। तो या तो शास्त्री जी की सोच गलत थी, समझ गलत थी, उन्हें नहीं पता था। सरदार पटेल 2050 तक जिंदा रहे, नेहरू को अपना नेता मानते रहे। तो इन दोनों व्यक्तित्वों के बारे में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की आधिकारिक नीति क्या है? या तो ये नासमझ थे या प्रभावित हो रहे थे किन्हीं और चीज़ों से, कहें ना इस बात को, या नेहरू वास्तव में ऐसे थे कि शास्त्री जी उनको अपना नेता मानते थे और सब लोग मानते थे। तो और मैं नहीं, करोड़ों लोग हैं भारत के जो इससे संतुष्ट नहीं है। और आम आदमी का जीवन जिस तरीके से इन्होंने आज के दौर में कर दिया है, वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। और जैसा आपने कहा कि एज ए पार्टी के रूप में तो ये लोकप्रिय होते जा रहे हैं सर। आप ये देख लो अब तृणमूल में क्या हो रहा है, पूरे सांसद तोड़ लिए उनके, विधायक तोड़ दिए, उनका बुरा हाल कर रखा है। तो इसीलिए तो नेहरू के सामने कहीं नहीं टिकते ना, चूंकि अलोकतांत्रिक हैं, दलों को तोड़ते हैं। अगर तृणमूल कांग्रेस अपने तरीके से टूट जाती तो फिर भी हम मान लेते। आपने किसी कार्यकाल में ऐसे देखा है कि देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और देश के कानून मंत्री बैडमिंटन खेल रहे हैं? नहीं, उन्होंने तो, कानून मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तो इनके ही जो निर्देश दिए थे उनकी अवहेलना करती। इन्होंने कहा था विदेश यात्रा मत करना। नहीं, वो साथ में गए हुए हैं, दो मंत्री, 150 लोग गए हुए, जजेस जा रहे हैं सारे के सारे। तो ये एक नेपोलियन कहता था ना कि नैतिकता के नियम मुझ पर लागू नहीं होती, एक अहंकार की पराकाष्ठा। ये कहते नैतिकता सबके लिए, मेरे लिए नहीं है, पर मैं किसी के नियंत्रण में नहीं रहूंगा, मुझे किसी को कोई सलाह ना दे, एक छत्र मेरा राज है और मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। तो नेहरू इसके एकदम विपरीत थे। नेहरू तो ये कहते थे कि बेशक मीडिया इस देश का सत्यानाश कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन मैं इस पे अंकुश लगाने का पक्षधर नहीं हूँ, चाहे इससे इसकी आज़ादी से नुकसान क्यों ना हो। इन्होंने तो पूरा, इनकी क्या स्थिति है। तो नेहरू जिन मूल्यों के लिए जाने जाते थे उन पे अगर हम तुलना करें तो नरेंद्र मोदी को तो मैं तो 0 नंबर दूंगा, उनको 10 में से 10 दूंगा। वो इतने डेमोक्रेटिक थे, उनमें एक तानाशाह बनने का पूरा पोटेंशियल था, भी ऑप्शन भी था, पार्टियां ही नहीं थी उस समय, लेकिन वो नहीं बने। और ये जो आरोप लगाते हैं ना कि भाई इंदिरा गांधी, मतलब एक बहस छिड़ी थी कि नेहरू के बाद कौन। 27 मई को उनकी डेथ हुई थी और 2 जून को बाकायदा संसदीय दल ने शास्त्री जी को नेता चुन लिया था 4-5 दिन के भीतर। और उस समय जीते जी नेहरू जी ने तो कभी नहीं कहा कि वो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनेगी, उसके लिए प्रयास किए हों। लेकिन इन्होंने तो ये देखे कि संसदीय दल की बैठक तक नहीं बुलाई और खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया एनडीए की मीटिंग में। तो किसी स्तर पे कहीं कोई तुलना का सवाल ही नहीं उठता। बाकी जहाँ तक इनके जो समर्थक हैं तो उनको ये भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए, उनको उत्सव भी मनाना चाहिए, और वो उनकी खुशी में हम भी खुश हैं, हम भी बधाई दे रहे हैं। मेलोडी खाओ, हमें उनसे क्या दिक्कत है। बल्कि आज तो मेलोडी का राष्ट्रीय स्तर पे वितरण होना चाहिए था। तो ये अपने आप ही कहते कि वो कहते हैं ना कि हर माँ को अपना बेटा जैसा भी हो वो अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। एक फिल्म आई थी इनके तो राखी ना, राखी का तो दिमाग चल गया था लास्ट में, लेकिन मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो ऐसी है करण अर्जुन वाली स्थिति है। अच्छा, क्या मतलब मोदी जी ने ये कहा था कि तेल बचाओ, विदेश यात्राएं ना करो, ये इन लोगों पे लागू नहीं होती थी बात? ना, इन पे क्या, पार्टी के किसी भी नेताओं पे लागू नहीं होती। और वो 2-4 दिन चले थे इनके रिक्शा विक्शा के ड्रामे, ये वापिस आ लिए उसी। हाँ, ऐसी होती। आप ये देख लो ना, इनकी जो योजनाएं हैं, जैसे उज्ज्वला वाली थी, वो 12 से 4 पे आके टिक गई सिलेंडर पे। सवाल यही, योजनाएं बनाना और उनको क्रियान्वित करना, दोनों में बड़ा फर्क है। योजनाएं तो कोई भी बना ले। इनकी स्थिति वही है, उस विद्यार्थी की तरह है जो पहले जो सेशन शुरू होता है ना, उस समय एक मीटिंग वो बनाएगा पूरा टाइम टेबल, 4 बजे उठूंगा, 4 से 5 ये, 5 से 6 ये, 6 से 7 ये विषय, 8 से 9 ये विषय, कॉलेज सॉन्ग, उसके बाद थोड़ा आराम, उसके बाद ये रात 11-12 बजे तक। होता कभी नहीं, फॉलो नहीं होता है। हाँ, तो यह होगा तो एक आध दिन होगा और फिर कहूँगा कि भाई अभी तो थोड़ी गर्मी है, चूँकि जुलाई अगस्त का महीना, अक्टूबर से शुरू करूँगा। ये फिर कहेगा दिवाली के बाद से शुरू करूँगा, है ना। और ये करते करते एग्जाम आते हैं, एग्जाम में फिर अपना दूसरे फॉर्मूले इस्तेमाल। हाँ, तो ये गाइड ले जाते हैं, टाइम टेबल बनाने वाले प्रधानमंत्री हैं। पूछते हैं लोगों से, क्या हमारे 100 शहरी स्मार्ट नहीं होने चाहिए? लोग कहेंगे भाई क्यों नहीं होने चाहिए, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? भाई क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। लेकिन बंदर ने 3 चुनाव जीते हैं सर, तीनों अलग अलग मुद्दों पे जीते। अरे नेहरू ने देश की गुर्बत में चंडीगढ़ खड़ा कर दिया था। आप एक बता दो ना, कुछ भी कराओ आपने,
आज का है क्या चंडीगढ़? हाँ, नेहरू जी ने किया था जी। एक ही शहर है ना जहाँ लोग कहते हैं कि जीने लायक अगर कहीं शुद्ध हवा है और सही माहौल है, जो पश्चिमी तर्ज पे बना है, और वो तो उन्होंने खड़ा किया। आपसे तो कुछ भी नहीं हुआ, एक भी शहर नहीं बना नहीं बना है। आपको 12 साल हरियाणा में हो गए, कल इतनी महत्वपूर्ण जगह है और वहाँ पे आगजनी होगी, आप आग को मैनेज नहीं कर पाए 2.5-3 घंटे तक, 4 घंटे तक। मतलब आपने करा क्या? वो तो सर वो गली आ गई, आग की बात कर रहे हो, वो गली ना होती तो पूरी लाइन ही जलती सर वो। बिल्कुल। तो जितना आपके पुल आपके टूट रहे हैं, एग्जाम आप करा नहीं सकते, छोटी सी चीज है, आपको खुद मॉनिटरिंग करनी पड़ रही बतौर प्राइम मिनिस्टर। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस बार आप निश्चित रहिए, बढ़िया एग्जाम ना? कराएंगे आपके नीट के। आज ऐसा करेंगे तो देश को रसातल में इन्होंने ले जाना था और वो पहुंच गया है। अच्छा सर, एक बात, वैसे ये जो सयाली घोष है टीएमसी वाली लड़की, ये मतलब फायर ब्रांड नेता थी, और इसने ममता बनर्जी के बाद में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चुनाव में यही हुई अपनी मेहनत से। मतलब इसको 20 दिन भी नहीं लगे सर, इसका हृदय परिवर्तन। मतलब ये राजनीति कहाँ जाके रुकेगी? कोई स्टैंड होता है आदमी का क्या यहाँ पे? देखो, क्या व्यक्ति विशेष की बात करना यहाँ, तो ये तो कोई बात ही नहीं, नेताओं की बात का कुछ नहीं, इस पर कोई चर्चा करनी कल नहीं तक आप संसद में खड़े होकर इनकी मतलब धज्जियां उड़ाया करते थे। हाँ। अब इनके पक्ष में आप बैठ गए। मतलब कोई इस देश में मोरलिटी कभी पॉलिटिक्स में आएगी क्या? नहीं, अब तो मतलब सवाल ही नहीं उठता। और एक उसका मैं पढ़ता रहता हूँ, वो दिलीप मंडल है कोई, हाँ, वो एकदम मतलब उससे ऐसा कन्वर्ट हुआ सर, बौद्धिक रूप से मजबूत आदमी भी। कुछ नहीं है, रामचंद्र गुहा लेटेस्ट हो गए। दरअसल व्यक्तिगत स्वार्थ मनुष्य को पता नहीं क्या करा दे, क्या हरकतें करा दे उससे। और आज आर्थिक युग है, हम आर्थिक अजीब सा दौर है, आप किसी की कीमत लगा दो और उसको वो मिल जाए, तो वो कहता है विचारधारा वगैरह में क्या रखा है इन चीज़ों। अभी ममता बनर्जी थी सर, इसने इंडिया गठबंधन की सबसे ज्यादा लंका इन्होंने ही लगाई सर। और अब देखो सब कुछ खत्म हो गया ना, अब आ गए, अब करें हम इसमें मर्ज भी कर लेंगे। देखिए, विचारधारा का कोई मतलब भारत की राजनीति में अब रह नहीं गया। और इवन भारतीय जनता पार्टी में आप देखो ना, कल्याण सिंह छोड़ के चले गए थे, वो तो हिंदुत्व के सबसे बड़े पहरेदार थे, अपनी सरकार भी उन्होंने कुर्बान कर दी थी राम मंदिर के मुद्दे पे, और वो सपा ज्वाइन कर गए थे और फिर भाजपा में आ गए, और अब उनके पोते तक भी राजनीति में वहाँ पे। तो वैचारिक रूप से तो अब भारत की राजनीति अब बिल्कुल अब ऐसे, मतलब एक स्टैंड नहीं होता आदमी का कि भाई मैं कोई स्टैंड नहीं। मतलब आप सत्ता के लिए कहीं, और इसे जनता पसंद करती, वो कहती मास्टर स्ट्रोक है। देखो, इसको सफल राजनीति कहा जाता है। जो सबसे निकृष्टतम राजनीति का रूप है, उसको अगर हम सफलतम राजनीति कहेंगे, मास्टर स्ट्रोक करेंगे, तो इसमें दिक्कत तो हमारे साथ ही है ना। बहुत सारी आकलन तो हम ही करते हैं ना। हमारे यहाँ दल बदल करना या व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए धोखा देना अपने नेताओं को, ये हमारे सामान्य चीज़ें माने जाती हैं। इनमें कुछ, और एक से एक बड़े उदाहरण आपको हर साल मिल जाएंगे, हर रोज मिल जाएंगे राजनीति में। तो इन पे तो चर्चा करना बेमानी है। और उन्हीं लोगों को जब वो चुनाव में आते हैं फिर से जिताया जाता है। मतलब मैं कई बार सोचता हूँ कि बंदा एक स्टैंड होता है, एक उसूल होते हैं इंसान के, प्रिंसिपल हैं, वो मतलब एकदम से कैसे कन्वर्ट, रात को मैं कुछ और था, सुबह में कुछ और हो गया। भूल जाओ, तर्क गढ़ते हैं लोग। आज जो फैसला लिया है उसके तर्क, उसके लिए भी बहुत सारे तर्क हैं, जो कल लेंगे उसके विपरीत उसके लिए भी उनके मतलब कल तक सयाली घोष को जो बीजेपी के लोग गालियां देते थे, अब वो उनके लिए, अरे जो जिस हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ किताबें निकाली गई, उसके भ्रष्टाचार गिनवाए गए, वो कहाँ है? अजीत पवार को जो चक्की पीसिंग और पता नहीं क्या क्या हो रहा था, नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि महाभ्रष्ट है, कहाँ है? अब तो खैर ऊपर है। मतलब आपके काम का है तो बिल्कुल साफ सुथरा हो गया, और जब तक वो विपक्ष के साथ खड़ा तब तक वो भ्रष्ट है। तो इन्होंने किसके साथ समझौता नहीं किया, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनसे हमें कोई शिकायत सिर्फ इसलिए है कि इन्होंने बहुत बड़बोलापन दिखाया, बड़ी बड़ी बातें करते थे। अगर ये सामान्य तरीके से रहते तो इनसे कोई शिकायत थोड़ी थी। भाई तुम भी वैसे ही हो, पर तुम चिल्लाए कि नहीं, वी आर ए पार्टी विद ए डिफरेंस, हम तो पता नहीं क्या हैं, हम तो संघ से निकले हुए बड़े तपे हुए लोग हैं। संघ से वो सब, कुरुक्षेत्र में डॉक्टर था वो,
वो सर संघ से कोई मतलब आप आदमी ये देख अच्छा लो, बन मैं जाएगा कल जरूरी से नहीं ये है। सोच रहा हूँ कि रोहतक संघ का बहुत बड़ा केंद्र है और कल इतना बड़ा हादसा हुआ, आपने देखे वहाँ ड्रेस पहन के आरएसएस के लोग आ रहे हो, सिटी बजाते और मदद कर रहे हो किसी हाँ, तो कोई नहीं आता जी। की। कहीं नहीं मिलेंगे वो सत्ता में। वो बाहर बाहर की सेवा होती है जब संघर्ष के नाम पर उन्होंने बेवकूफ़ बनाना होता है। मैंने तो कहीं नहीं देखा आज तक। कहाँ है वो? नहीं, इनके वो कह रहे थे कि 50,000 से ज्यादा तो प्रशिक्षित कार्यकर्ता है इनके। हाँ 2016 में पूरा रोहतक जल रहा था, मुझे तो एक आदमी लाठी लिए नहीं दिखा नहीं, वो कभी ऐसी जगहों पे नहीं निकलते। वो तो ये है कि कभी कोई मतलब धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन है, कहीं कुछ मतलब अजीब सी बातें हैं जिनके लिए वो इकट्ठे होते हैं वहाँ पे। लेकिन जिस सेवा समर्पण के लिए जाने जाते हैं और न जाने किस आधार पे Z+ में मोहन भागवत जी जी रहे हैं, किस आधार पे क्या कर रहे हैं वो। एक ये कांग्रेसी हैं, इनसे मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म ठीक से नहीं भरा जाता। नहीं, इनका ये भी ऐसी, ये भी निराश ही करते हैं, इनका भी कुछ नहीं होता। और उस फॉर्म में कमी है, ये भी इन्हीं के किसी आदमी ने बताया होगा। हाँ। तो मतलब एक बंदा एक राज्यसभा की सीट से भुकट में कुर्बान देखो, कर अगर किसी की मूर्खता और निकम्मेपन का कोई लाभ उठाता है तो मैं समझता हूँ लाभ उठाने वाले की उतनी गलती नहीं है जितने लाभ उठाने देने वाले की है। भाई फॉर्म नहीं भरा जाता इनसे ढंग से। ना इनसे कुछ नहीं होगा ये तो, और ये कहीं आपको गंभीरता से नजर भी नहीं आएंगे। कपिल सिब्बल को ही दिखा लेते हैं और पीछे मनु सिंघवी को दिखा लेते, दिखा के फॉर्म भर लेते सर। हाँ। एक राज्यसभा का फॉर्म नहीं भर सकते ये लोग, और जनता उम्मीद कर रही है बदलाव ला देंगे। कुछ भी हो सकता है। नहीं, जनता को तो इतने ढंग से बहकाया हुआ ना इन्होंने कि वो तो एक महिला को मैं देख रहा था वीडियो में, वो कह रही नमक से रोटी खा लेंगे लेकिन हमें मोदी जी ही चाहिए। मोदी जी ही तो भाई उनकी ये इच्छा पूरी करेंगे मोदी जी। हाँ, इस प्रेम से तो मुझे ईर्ष्या होती। इस पैमाने पे नेहरू कहीं नहीं टिकते। उनको नमक की रोटी खिलाएंगे, देख लेना चाहिए आप। नेहरू के तो कॉलर पकड़ने वाली, उनके ये जो लोग कह रहे हैं ना कि 500 का पेट्रोल हो जाए, ये आएगी नौबत इनके साथ। नहीं, इनके सपने पूरे होंगे। हाँ, इनके सारे सपने मोदी जी पूरे करके जाएंगे। और उनसे पूछो कि करा क्या मोदी जी ने, देखो जी विश्व में डंका बज रहा है। डंका बज रहा है और सब जगह हमारी इज्जत बढ़ी है। पहले तो हमारी इज्जत ही नहीं थी, सब इतनी इज्जत बढ़ी है कि रोज अमेरिका का प्रेसिडेंट हमें कहता है कि तुम क्या हो। अब सबको पता है क्या कहता है वो, है कि तेरा कैरियर खराब कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इज्जत तो हमारी इतनी बढ़ गई है। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहा है कि लाखों वर्ग किलोमीटर हमारा हिस्सा जो है वो चीन ने कब्जा कर अब दिया। सुब्रमण्यम स्वामी का इलाज होगा सर, अब कर। उसका इलाज नहीं होगा। नहीं, उसका इलाज नहीं होगा। ऊपर से निर्देश है कि इनको कुछ नहीं करना। ओके। ऊपर से मतलब ऊपर से जो ट्रंप को निर्देश करते हैं वो इनको भी निर्देश करते हैं कि इसको सुरक्षित रखना, ये जिनका आदमी है, इसको कभी कोई कुछ नहीं कहेगा। दूसरे दुश्मनी खुली है। अगर स्वाभाविक मौत भी मर जाएंगे ना स्वामी जी, तो तब भी डाउट उठेगा कुछ ना कुछ करा दिया है। और कराने वालों की छवि बिल्कुल साफ है। तो इसलिए कुछ लोगों को रखना पड़ता है, बल्कि उनकी सुरक्षा देनी पड़ती है उनको। जो घोषित दुश्मन है, अब जैसे रवीश कुमार जैसे पत्रकार हैं, उसको भारी सुरक्षा रखी जाती है। उसको बचाना पड़ता है कि अगर गलती से ये कहीं कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो कई बार ये मजबूरी हो जाती है कि आपको अपने शत्रु की भी रक्षा करनी पड़ती है। इस हिसाब से तो यहाँ भी सिक्योरिटी लगवानी पड़ेगी। इसलिए दुश्मनी ना, मित्रता तो आप चुपचाप कर लो प्रेम से, दिल से, लेकिन शत्रुता अगर करनी है तो वो घोषित होनी चाहिए। पता चले कि अगर मारा है तो किसने मारा है। अब हमारी व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी नहीं, अगर हमें कोई मारेगा तो जाहिर सी बात है कौन मारेगा सबको पता है। नहीं, कि जो 10 में से 0 नंबर दे रहे हैं 12 साल पूरे होने की इतनी बड़ी उपलब्धि पे, हाँ, वो एक कोई दर्शक उनको जीने का हक थोड़ी है। रखा था कि कुछ तो खूबियां होंगी, कुछ तो खूबियां होंगी। हाँ, कुछ तो है कि सारी कमियों और खामियों के बावजूद बंदा लोकप्रिय है और लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है, तो खूबियां तो हैं, है ना। तो वो चश्मा जो खूबियां देखता है वो करोड़ों लोगों के पास में है और हमारे पास नहीं है। दुर्भाग्य हमारा। काश हमारे पास भी हो। तो मुझे तो कोई ऐसी वजह नजर आती नहीं। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि भाई हो सकता है कि
जब ईश्वर ने इनको हटाना उससे 1 साल के पहले इतने काम इनसे करवा दे कि इतिहास इनको याद रखे, ये भी हो सकता है। रातों रात वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन जाए, रातों रात वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट खड़े हो अभी जाएं। जो है अभी मतलब हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जब गूगल पे इनको सर्च करेंगी और देखेंगी मोदी जी के फोटो जिस तरीके के हैं, कहीं गुफा में बैठे हैं, कहीं सींग लगा रखे हैं, कहीं कुछ पहन रखा है, कहीं नदी में वो कर रहे हैं कुछ अजीब किस्म के कार्यक्रम, है ना, और कहीं ढोल बजा रहे हैं, कहीं डमरू बजा रहे हैं, और कपड़े इनके देखे जाएंगे भाई कितने रंग बिरंगे इनकी टी शर्ट हैं वो, और जब वो पढ़ेंगे कि राजा 8,000 करोड़ के हाथे उस पर चलता था विमान में, मतलब ऐसी कहानियाँ बहुत मिलेंगी आपको जो पौराणिक कथाओं से मिलती जुलती होंगी। तो वो उपलब्धि है, नेहरू के साथ नहीं है वो चीज़ें। अच्छा, ये अगर मान लो ममता बनर्जी मर्ज कर भी लेती हैं कांग्रेस में, तो क्या इसकी क्या परिणाम है? कुछ भी तो नहीं, वैसे भी बचा नहीं है कुछ भी होंगे, कुछ भी नहीं बचा। जो 8 बचे हैं मुझे लग रहा है उनमें से भी 4-5 और जा सकते हैं, तो कुछ भी नहीं बचेगा। बट कांग्रेस देखिए इतनी महान है, वो जब वो कहते हैं है तो आफ्टर ऑल हम में से निकला ना। तो अब यहाँ भी आप देखिए कि जब भी चर्चा जो भाजपा में हरियाणा से नेता हैं उनकी जब भी बात होती है, कई बार ये होती है कि वापस कांग्रेस में आएंगे। तो कांग्रेस की विचारधारा इतनी उदार तो है कि आप आ जाता है आप यहाँ कांग्रेस पार्टी की ऐसी की तैसी करो, सत्यानाश कर दो, लौट के फिर आप आ जाओ उसी घर में। आए हैं बहुत लोग आए, पूरा ये भी पड़ा है। अभी तो इनका स्वर्णिम काल चल रहा है। हाँ। जब इनके बुरे दौर आएंगे सारे आलेंगे, सब यहीं पे मिलेंगे वो, क्योंकि ये तो संभावनाओं के साथ चलने वाले प्राणी है ना। और फिर इन्होंने क्या राहुल गांधी सोनिया गांधी के बारे में क्या कहा, कौन कितना खिलाफ बोला है, कांग्रेस इन चीजों को बुरा ही नहीं मानती, भाजपा भी नहीं मानती, बुरा तो कोई नहीं मानती। अब कपिल मिश्रा को आप दिल्ली में मंत्री बना के रखे, छोटी बात है क्या? कितना बड़ा दिल है मोदी जी का। ये केजरीवाल को बना ले, आके देखो इनके साथ जो उसको बना दे। तो राजनीति में इन चीजों का कोई महत्व रहा नहीं, कौन क्या कर रहा है। बाकी ये सिंगल पार्टी सिस्टम जो देश में बन रहा है सर, और जिस तरीके से न्यायपालिका कार्यपालिका सब कुछ सरेंडर कर दिया है, उसको देखते हुए फिर लोकतंत्र का एक सैडो लोकतंत्र रह जाएगा। देखो धर्मेंद्र जी, मेरी समझ ये है कि जिस रास्ते पे भाजपा चली है, 312 एनडीए के लोग हो चुके हैं, कोई इनमें से बाहर निकलने की किसी की हिम्मत नहीं है, कोई नहीं जाएगा। 363 पे आपको 2/3 बहुमत मिलेगा। अब आपको क्या चाहिए इस समय? 50-51 लोग चाहिए, तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। नहीं, सही। तो मुझे तो लग रहा है इसी टेन्योर में विद इन ए ईयर इनके पास में 2/3 बहुमत होगा, और फिर ये जो महत्वपूर्ण बिल इन्होंने पास कराने वो कराएंगे। उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन भी है, उसमें आपके परिसीमन भी है जो अपनी मर्जी से करेंगे। ये कुछ समूहों को बिल्कुल निरर्थक बना देंगे, उनका कोई औचित्य नहीं रहेगा, और अगली पूरी तैयारी कर लेंगे। 2/3 बहुमत का मतलब ये है कि 2029 में बाकायदा जो इनका सपना है 350 या 363 या 400 के करीब सीटें, सारी की सारी 545 जीतने में क्या दिक्कत है? नहीं, कुछ तो देखो दिखाना भी है ना दुनिया में, आखिर मूवी तो दिखाना है कि आप लोकतांत्रिक हो। बातें तो तब भी यही होंगी, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बुनियाद जिन चीज़ों पे पड़ेगी उसमें नागरिक संहिता वाला बिल भी है। ये 2029 के चुनाव से पहले सारी चीज़ें हो चुकी होंगी, और अब मुझे लगता है 50-52 लोगों का समर्थन कांग्रेस को कोई बड़ी बात नहीं। कांग्रेस जब चाहो तब तोड़ लो, क्या फर्क पड़ता है भाई। दल बदल का कानून इसलिए बना था कि उन्हें लगता था 2/3 लोगों का एक साथ जाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये तो कर दिया। तो असंभव को संभव बनाने की कला, आगे भागे जाते हैं बीजेपी। हाँ, वो चाणक्य जो बैठे ना मास्टर, बड़े खुश हो रहे हैं भाजपा वाले सारे की, देखा ये होता है चाणक्य, तो वो किसी को नहीं रहने देंगे, सबकी नस पकड़ रखी है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये विद इन ईयर सारी चीज़ें हो जाएंगी, और 29 के चुनाव से पहले ऐसी आधार तैयार कर दिया जाएगा कि बीजेपी 2029 में फिर से वापसी करेगी, बशर्ते हिंदुस्तान के लोगों को कोई समझ आ जाए तो अलग बात है, या कोई वैश्विक स्तर पर कोई गोल खिल जाए। अन्यथा ये इन चीज़ों से हतोत्साहित नहीं हो रहे कि महंगाई है और गरीबी बढ़ रही है, वो तो कोई इशू नहीं, ये कोई इशू नहीं है। वो अपनी पूरी तन्मयता और पूरी ताकत से उस दिशा में लगे हुए हैं, और करोड़ों लोगों का उन्हें समर्थन व्याप्त है, और शर्म और इन चीज़ों का नैतिकता से उन्हें कोई लेना देना है नहीं, पूरी बेशर्मी से। तो सफल होने के लिए आज के दौर में जितनी चीज़ें चाहिए सब उनके पास में। खैर दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे। तब तक आप लोग भी बने रहिए, हम आपकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं, हम लोग भी बने रहें ऐसी दुआ करते हैं, और
उस टाइम शायद 97 साल के नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे, तो एक बूढ़ा आदमी जब लाल किले पे तिरंगा फहरा रहे होंगे और जब पीछे की जर्नी हम देखेंगे तो पाएंगे कि हम विकसित भारत किस तरह का 99 के तो अडवाणी जी भी हैं। हाँ, अभी वो 100 हो जाएंगे। हाँ तो, और ये तो उनसे बेहतर जीवन जीते हैं हर तरीके से, बड़ा मतलब नवरात्रों की व्रत रखना, खाने पीने का संयम और तमाम ऐसी चीजें जो लेकिन कुछ चीजें दीर्घायु हैं के लिए वो जरूरी हैं। मतलब जो अडवाणी जी में इनमें नहीं है, वो मतलब बहुत ही शुद्ध सात्विक। जिस दिन जाएंगे ले आएंगे वो चीजें भी उनसे। ये मुझे लगता है यही देखने जाते हैं हर जन्मदिन पे, जिंदा है कि कितने दिन और निकालेंगे वो, नहीं वो शताइयो है ना। दरअसल उनकी सबसे ज्यादा तमन्ना तो उन्हीं की है, नरेंद्र मोदी को शिखर पर देखने की जितनी तमन्ना अडवाणी जी की है ना, तो वो किसी की नहीं। गुरु ये चाहता है ना। अब हरियाणा में आपकी बड़ी चर्चा होने लगी है कि गुरु आने वाला, शिष्य जाने वाला है। हाँ, चल रहा है, नाम भी आने लगे हैं। ये कह रहे हैं पंजाबी कम्युनिटी का जिस तरीके से इनको उभारा जा रहा है वो गुरु की वापसी के संकेत हैं। हाँ लग रहा है, कुछ ऐसी चर्चाएं चल पड़ी हैं, भगवान जाने क्या होगा। नाम भी आने लगे हैं कि दलित मुख्यमंत्री होगा तो कृष्ण बेदी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। एक कोई वीडियो देख रहा था, उसमें तो गौरव शर्मा का नाम भी है। ये कौन है? अब ये संभावना ज़्यादा बढ़ गई आपके ये पूछने के बाद कि ये कौन है। मुझे लग रहा है कि ये मुख्यमंत्री ना हो जाए। ये कौन है? ये कोई मंत्री हैं, अभी भी युवा मामलों के, खेल वेल के मंत्री हैं केंद्र में। हाँ एक्चुअली यहाँ आपके हरियाणा में, केंद्र में क्यों? गौरव गौतम की बात कर रहे हैं। गौतम शर्मा ही होता होगा। हाँ वो है, लेकिन उसका तो चुनाव ही मतलब पड़ा हुआ खटाई में, उसके चुनाव की याचिका डली हुई है। और वो कल एक वीडियो देख रहा था हरियाणा के किसी पत्रकार महोदय की थी, उन 3-4 नाम जो बताए थे उनमें ये भी था। अच्छा, है ना। लेकिन पता है इनके मंत्रियों का जिक्र तब आता है जब कोई कांड हो जाए, तब लेकिन देश को पता लगता है कि अगर परिवर्तन हो रहा तो मेरी समझ ये कह रही है कि इस अब वो गौरव गौतम की सुन लो जी आप। एक यहाँ पे सांपला में एक बच्चा बास्केटबॉल का पोल गिरने से गिर गया था जी, नेशनल लेवल का प्लेयर। उसके बाद सरकार ने कहा कि जितने जर्जर इक्विपमेंट्स हैं उन सबको हटा दो जहाँ हादसा हो सकता है। तो हादसे के डर से जो ठीक ठाक पोल भी थे सर, वो सारे हटा दिए। MDU में सारे पोल हटा दिए जी। अब बच्चे प्रैक्टिस किया करते थे, नए लगे नहीं है जी। और उस घटना को 1.5 साल के करीबन हो गया है। पुराने थे बेचारे, जिससे काम चला रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, वो हटा के डाल दिए, नए लगाए नहीं। बताओ क्या करोगे अब। लेकिन मुझे लगा अगर हरियाणा में परिवर्तन हो रहा तो मुझे सबसे ज़्यादा संभावना कृष्ण बेदी की लग रही है। अब आप पूछो क्यों? क्योंकि 21 राज्यों में भाजपा की सरकार है, कहीं भी दलित मुख्यमंत्री नहीं। चलो ठीक है, वो अच्छे आदमी है वैसे, है जैसे भी है, मैं तो नहीं जानता, लेकिन हो सकता है उनकी लॉटरी सब में वही ठीक आदमी। अगर कहीं चेंज हो रहा है तो अगर वो आते हैं ठीक आदमी। हाँ, और ये भी है कि भाई खट्टर साहब नहीं आएंगे, उनको शायद कर्नाटक या बंगाल का गवर्नर बनाया जा सकता है। तो या तो वो लाट साहब बनेंगे या फिर यहाँ वापसी करेंगे। वापसी मुझे मुश्किल नजर आ रही है। और अगर परिवर्तन हुआ तो सबसे पोटेंशियल कैंडिडेट मेरे को परिवर्तन की कोई गुंजाइश लगती नहीं है सर। क्यों करेंगे परिवर्तन? गुरु जब बैठा है तो चलेगा क्यों परिवर्तन? नहीं, गुरु बहुत समझदार है। गुरु ने तो हटा भी तो दिया था, परिवर्तन भी कैसे हुआ था। वहाँ से एक फ़ोन ही आता बस, और कुछ नहीं। ये बहुत हो गया। खैर चलो, ये तो मतलब भविष्य के गर्व की बात है। फिलहाल तो आप लोग रिकॉर्ड बनता देखिए और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, उनको भारत देश दुनिया दिखाइए। क्योंकि देश दुनिया को जब देखते हैं तब पता चलता है मतलब देश होते कैसे हैं। बाकी चलता रहेगा दोस्तों, विश्व गुरु का डंका बजता रहेगा, रिकॉर्ड बनते रहेंगे। धूप से बचे रहिए, मोदी जी की सलाह मानते रहिए। नमस्कार।